बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज हम जो है वो बेसिक रेडिकल को जो है वो सेपरेट करने का या आइडेंटिफाई करने का एक मेथड पढ़ेंगे, वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है कि जब हम लैब में कोई भी कंपाउंड बनाते हैं या कोई रेडिकल्स की फॉर्म जिनमें हमें पता हो कि इसमें जो है ये वाले रेडिकल्स हैं, तो उनकी आइडेंटिफिकेशन और सेपरेशन के लिए यह तरीका इस्तेमाल किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी में दो टर्म्स हम जो है वो पढ़ते होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक होता है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज वो होती है जिसके ऊपर मोबाइल फेज फ्लो करती है ऊपर की जानब। अब हमने करना क्या है, इसमें हमें अपरेटस की ज़रूरत होती है। एक हमने क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेना होता है। वाटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1 जो है 1 जो है वो हम यूज़ करते हैं, उसकी एक स्ट्रिप यूज़ करते हैं और उस स्ट्रिप को जो है वो एक बेस लाइन ड्रा की जाती है और बेस लाइन जो है वो वहाँ पर हम वो अपना मटेरियल जिसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है उसको स्पॉट किया जाता है। अब अगर तो मटेरियल हमारा कलर्ड है तो हमें पता चल जाएगा पेपर क्रोमेटोग्राफी में कि यहाँ पर जो है वो इतना हमारा ट्रैवलिंग हो चुकी है, या इस तरह से जो है वो पेज के ऊपर किस तरह से जो है वो जो वाटमैन हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर लिया उसके ऊपर किस तरह से वो ऊपर की जानब मूव कर रहा है। बट अगर हमारे पास जो बेसिक रेडिकल्स हैं वो कलरलेस हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसके लिए हमें एक लुकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। लुकेटिंग एजेंट क्या होता है? लुकेटिंग एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो हम एक सोल्यूशन बनाते हैं और जब हम उसको स्प्रे करते हैं तो ऐसी चीज़ें हमें विजिबल हो जाती हैं जो हमें वैसे नहीं दिखती। मतलब इसने लुकेट कर देना कि भाई यहाँ पर ये वाले आयन्स हैं, ये वाले कटायन्स हैं, ये वाले रेडिकल्स हैं। ये काम किसने करना है? ये लुकेटिंग एजेंट ने करना है। तो अब उसके बाद हमने एक RF वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी होती है जिसको रिटार्डेशन फैक्टर कहा जाता है। हर मॉलिक्यूल के लिए, हर बेसिक रेडिकल के लिए RF की वैल्यू एक डेफिनेट होती है और उससे हम उस रेडिकल की जो है वो पहचान करते होते हैं कि भाई ये वाला हमारे पास रेडिकल मौजूद है, ठीक है। तो उस RF वैल्यूज़ के थ्रू जो है हमें एक वैल्यू मिलती है जिससे फिर हम ये बता देते हैं कि ये वाला है, और RF वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी। ये बात ज़हन कर लीजिए, बहुत अहम पॉइंट है कि RF वैल्यू किसकी ज़्यादा होगी। फ़र्ज़ करें हमारे पास 3 RF वैल्यू ज़्यादा आ जाए, एक आ जाती है 0.1, एक आ जाए 0.4 और एक आ जाए 0.9 और एक आ जाए 1.1, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी होगी? 0.9 सबसे ज़्यादा होगी। अब आप कहेंगे नहीं भी 1.1 नहीं, क्योंकि RF वैल्यू कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैं अब आपको जो है वो विजुअल पिक्चर्स के थ्रू और डायग्राम्स के थ्रू जो है वो समझाता हूँ जी। ये हमारे पास अब प्रैक्टिकल हम जो है वो यहाँ पे लर्न करेंगे कि सेपरेशन ऑफ बेसिक रेडिकल बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो अब हमारे पास प्रैक्टिकल का जो नेम है वो है सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेसिक रेडिकल ऑफ ग्रुप 1, जिसमें सिल्वर आता है, लेड आता है और ये मरकरी का जो है वो इस फॉर्म में जो है वो हमारे पास बेसिक रेडिकल है। और इसको हमने क्या करना है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो है वो इनकी हमने सेपरेशन भी करनी है और फिर हमने इनको आइडेंटिफाई भी करना है कि ये वाला मतलब सिल्वर कौन सा है, लेड वाला कौन सा हो सकता है और Hg वाला। अब यहाँ पे आपके पास जो रीजेंट्स आपको चाहिए जिनके थ्रू आपने करना है, आपने इन तीनों के नाइट्रेट्स लेने हैं। नाइट्रेट्स ऑफ सिल्वर, लेड और मरकरी के लेने हैं और 2 नॉर्मल जो है वो सोल्यूशन में आपने लेना है किसका? HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के। सॉल्वेंट आपने क्या लेना है? सॉल्वेंट आपने 100 सेंटीमीटर मेथनॉल लेना है और 2 नॉर्मल जो है वो सोल्यूशन है HNO3 नाइट्रिक एसिड लेना है। और इन दोनों को आपने किस तरह मिक्स करना है? आपने जो मेथनॉल है वो 76 सेंटीमीटर लेना है और 24 सेंटीमीटर जो है वो आपने 2 नॉर्मल सोल्यूशन HNO3 का लेना है और यूं जो है आपके पास जो है वो एक सॉल्वेंट बन जाएगा। अब आपने लुकेटिंग एजेंट, अब लुकेटिंग एजेंट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि ऐसे रेडिकल्स जो कि कलरलेस होते हैं और पेपर क्रोमेटोग्राफी में उनका कोई कलर शो नहीं होता, तो उनके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम एक लुकेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते होते हैं। तो यहाँ पर जो लुकेटिंग एजेंट हमने इस्तेमाल करना है वो ये है कि 5 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्रोमेट, और इसको 5 ग्राम जो है पोटाशियम क्रोमेट को आपने क्या करना है
100 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टिल्ड वाटर में मिक्सअप करके अपना जो है आपने एक लोकेटिंग एजेंट बना लेना है। अब प्रोसीजर की तरफ आते हैं कि प्रोसीजर हमें क्या बताता है कि जो सॉल्वेंट मिक्सचर होता है इसको आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक में जो है वो रख लेना है। सॉल्वेंट मिक्सचर इज प्लेस्ड इन अ क्रोमेटोग्राफिक टैंक। अब फिर क्या करना है, इस टैंक को आपने कवर कर देना है उसके लिड के साथ। ढक्कन होता है, लिड का लफ्ज ही मैं नहीं, और ये जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है उसका लिड होता है, उसको ऊपर रख देना है पहले सॉल्वेंट डालकर। उसके बाद आपने क्या करना है, लिड रख देना है। इससे क्या होगा कि जो इनर स्पेस है वो सैचुरेटेड हो जाएगी सॉल्वेंट वेपर्स के साथ और एक जैसी हो जाएगी, क्योंकि सॉल्वेंट के वेपर्स भी बनेंगे ना। अगर आप डायरेक्ट ही क्या करते हैं कि क्रोमेटोग्राफिक पेपर जो है वो डालकर ऊपर से सॉल्वेंट डाल के सारा कुछ, तो बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हवा के मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो कोशिश करनी हमने कि जितना जो है वो हम प्योरीफाई कर सके काम जो है, जितना बेहतरी से कर सके, जितने अच्छे तरीके से हम जो है वो परफॉर्म कर सके तो बेहतर होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सॉल्वेंट को पहले ऐड कर देना है क्रोमेटोग्राफिक टैंक में। फिर क्या करना है, आपने एक जो क्रोमेटोग्राफिक लेना है वो 20 सेंटीमीटर स्ट्रिप जो है वो वाटरमैन क्रोमेटोग्राफी पेपर नंबर 1 की लेनी है, और एक ड्रॉप जो है वो मिक्सचर का प्लेस करना है इसकी बेस लाइन पे। अब बेस लाइन कैसे आपने ड्रा करनी है, ये आपने थिन लेड पेंसिल से 2.5 सेंटीमीटर अबव जो है वो एक एंड से पेपर के जो है वो ड्रा करनी है, और उसको आपने क्या कह देना है, बेस लाइन। अब जो कंपाउंड हमने आइडेंटिफाई करना है उसका हमने स्पॉट बनाना होता है उसी की साइड पर, अलॉन्ग साइड यानी कि उसी की साइड पे। और ये जो स्पॉट्स होते हैं इनको आपने फिर क्या करना है, ड्राई करना है। जो पेपर होता है इसको फिर आपने सस्पेंड करना है क्रोमेटोग्राफिक टैंक में इस तरह से कि जो बेस लाइन है वो ऊपर होनी चाहिए सॉल्वेंट से, मतलब पेपर को जो है वो टच भी करना चाहिए सॉल्वेंट को, लेकिन जो बेस लाइन है उसको टच नहीं करना चाहिए। और जो पेपर है तकरीबन 5 to 6 मिलीमीटर जो है वो आपने ड्रॉप करना है, और तकरीबन 5 घंटे के लिए आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। अब ये जो अरेंजमेंट होती है ये काफ़ी टाइम ले जाती है। तो जब सॉल्वेंट फ्रंट हम देखते हैं कि 3/4 जितना हमने क्रोमेटोग्राफिक का पेपर लिया है उसका तीसरे हिस्से तक आप देखें कि सॉल्वेंट फ्रंट पहुंच चुका है। सॉल्वेंट फ्रंट आगे मैं बताता हूं क्या होता है कि सॉल्वेंट फ्रंट वहां तक पहुंच चुका है, तो फिर आपने क्या करना है, पेपर को बाहर निकालना है और उसको फिर अमोनिया के साथ जो है वो न्यूट्रलाइज करना है। मतलब अमोनिया गैस का जो है, अमोनिया गैस वाला कोई भी प्रोसीजर चलाकर आपने अमोनिया गैस उस पर जो है फॉल करवानी है, या कोई जैसा कि हमने पीछे क्रोमेटोग्राफिक टैंक में सॉल्वेंट रखा था, इसी तरह कोई टैंक ले लें, उसमें सॉल्वेंट रख, उसमें जो है वो अमोनिया रख लो और उसमें वो पेपर सस्पेंड कर दे, ताकि आपका पेपर जो है मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो जाए। क्यों न्यूट्रल करना है, क्योंकि हमने इन सब के नाइट्रेट्स इस्तेमाल किए हुए हैं, तो इस वजह से हमें फिर न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो न्यूट्रलाइज करने के बाद आपने लोकेटिंग एजेंट जो है वो स्प्रे करना है, और फिर आपने इसको जो है वो एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में जो है वो आपने डुबोना है, ताकि जितने भी जो डेवलपिंग एजेंट हैं, क्योंकि आपने स्प्रेइंग एजेंट जब आपने स्प्रे किया है ना, तो जितने भी रेडिकल्स थे उनका कोई ना कोई कलर शो हो जाता है। तो हमने तो टोटल 3 फाइंड आउट करने, तो इसलिए एसिटिक एसिड मिलाएंगे ताकि एक्सेस जो है वो अलहदा हो सके। तो जो मेटल कटाइन होते हैं, ये बेसिक रेडिकल्स होते हैं, ये कलर्ड बैंड शो करते हैं, और इनको आपने लेबल कर लेना, और फिर आपने इनकी RF वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो जो आपको कलर दिखेंगे स्प्रेइंग एजेंट के बाद, जो Ag है ये रेड स्पॉट्स शो करता है, और जो लेड है इसका येलो स्पॉट बनेगा, और जो मर्करी है +2 वाला इसका जो है वो ब्राउन स्पॉट बनेगा। अब ये आपके पास एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, ये क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, और यहाँ पे हमने एक स्पॉट अप्लाई किया हुआ है, ये बेस लाइन है। यहाँ पर ये देखें, ये क्या है, ये बेस लाइन है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो सॉल्वेंट है बेस लाइन को टच नहीं कर रहा, लेकिन पेपर को नीचे से टच कर रहा है। ये जो स्पॉट है मैंने बड़ा करके दिखाया ताकि आपको जो है ना आसानी से विजिबल हो। तो ये बेस लाइन पे ये वो स्पॉट है जिन रेडिकल को हमने फाइंड आउट करना है, उनके नाइट्रेट्स का है ये। तो यहाँ पर हमने ये स्पॉट लगाया है, और जब ये काफ़ी तकरीबन 3-4-5 घंटे बाद ये रिएक्शन जब प्रोसीजर जब हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, इस पेपर को बाहर निकाल के जब आपने इसको ड्राई कर लेना है, तो इसको फिर हम कहते होते हैं क्रोमेटोग्राम। अब ये जो क्रोमेटोग्राम है, फिर हमने इसके ऊपर स्प्रेइंग एजेंट जो है वो किया है, लोकेटिंग एजेंट स्प्रे किया है, तो फिर हमें ये जो कलर हमें दिखे हैं, क्योंकि Ag रेड शो करता है, लेड ब्राउन है, और जो मरकरी है ये येलो कलर जो है वो शो करता है। ये थोड़ा सा हो गया लेबलिंग का। जो Pb है ये येलो शो करता है, और जो Hg है ये ब्राउन शो करता है। मतलब ये जो ये इधर आना था कलर, ये इधर आना था, ये ब्राउन, और ये वाला जो है आपके पास येलो।
अब जहां तक सॉल्वेंट ने टोटल जो है वो डिस्टेंस कवर किया है, इस चीज को आपने कहना है कि ये सॉल्वेंट फ्रंट है। फर्ज करो यहां तक, अब आपको कैसे पता चला अभी यहाँ, क्योंकि पेपर ने जब वो पेपर वेट होगा ना तो उस वक्त हमें वाज़ह तौर पे दिख जाता है कि पानी, जैसा कि हम पेज को पानी में डिप करते हैं तो पानी ऊपर की जानब राइज करता है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि वाटर ने यहाँ तक राइज किया है। तो ये जो सॉल्वेंट है जब यहाँ तक जाएगा तो ये भी हमें विजुअल होगा कि ये किस तरह से जो है वो इतना ट्रैवल किया, तो इसको आपने कहना सॉल्वेंट फ्रंट कहना है। अच्छा, अब यहां से बेस लाइन से ये सॉल्वेंट फ्रंट का टोटल डिस्टेंस फर्ज करो ये 10 सेंटीमीटर, ये सारी हाइपोथेटिकली है, तो ये फर्ज किया हमारे पास 10 सेंटीमीटर इसने जो डिस्टेंस यहां से यहां कवर किया। तो ये जो मरकरी है इसने 6 किया, और ये जो लेड वाले हैं ये हमें 5 पे दिख रहे हैं, और ये जो सिल्वर वाले हैं ये हमें 4 सेंटीमीटर पे दिख रहे हैं। तो अब हमने इनकी जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेशन। ये सारी कैलकुलेशन ना सपोज्ड हैं, तो ये मैंने टेबल पे से देखा है इनका, तो क्योंकि आरएफ वैल्यू का एक बाकायदा टेबल होता है, उन टेबल से मैंने वैल्यूज़ लेकर जो है वो फिर वही वैल्यूज़ को जो कैलकुलेट करके कुछ हाइपोथेटिकल मिला के हूबहू वही वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेट की हैं। अब आपने आरएफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी, आरएफ वैल्यू आपने कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बेसिक रेडिकल ओवर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट ने यहां तक डिस्टेंस कवर किया है ये वाला ओवर ये वाला, तो यूं अब देखें कि एजी ने जो है वो 4 किया था 4/10 तो 0.4, इसी तरह लेड ने 5 किया था तो ये 0.54, ये आपके पास इसी तरह मरकरी ने जो है वो 6/10 हो जाएगा तो 0.6। अब आपने इन आरएफ, ये जो आरएफ वैल्यू ये हर के लिए ऑथेंटिक होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं। इन आरएफ वैल्यू से हमें पता चलता है कि भाई हमारे पास जो अननाउन कंपाउंड था जिसका हमने जो है वो लोकेट किया है वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास एजी सिल्वर है, लेड है और मरकरी है। दूसरा प्रैक्टिकल देखें। अब ये टोटल 4 ग्रुप का मैंने इधर किया है क्योंकि इनका प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, प्रोसीजर सबका पहले वाला ही है, बस थोड़ा सा आगे जो है वो चेंज होता जाएगा। क्या होगा, अब यहाँ पे हम कर रहे हैं ये सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप सेकंड ए की हम करने लगे, जिसमें कॉपर, बिस्मुथ और कैडमियम आ जाता है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर पीछे हमने नाइट्रेट्स लिए थे, यहाँ हमने इनके जो है वो क्लोराइड्स ले लिए, और सॉल्वेंट यहाँ पे आपने 88 सेंटीमीटर जो है वो एथेनॉल को 12 सेंटीमीटर जो है 5 नॉर्मल सोल्यूशन HCl में डालना है, और लोकेटिंग एजेंट जो है यहाँ पे है डाईथाइजोन। ये मैंने इधर स्ट्रक्चर भी आपके सामने बना दिया जनरल नॉलेज के लिए। डाईथाइजोन को आपके ने जो 0.05 ग्राम लेना है और इसको आपने CCl4 में मिक्सअप करना है। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, वही प्रोसीजर आप इधर लिखेंगे। तो जो कलर होते हैं वो डिफरेंट है, वो कॉपर जो है वो ब्लू शो करता है, बिस्मुथ जो है वो ब्राउन करता है, कैडमियम जो है वो पिंक शो करता है, बिल्कुल सेम पीछे की तरह जैसे प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। डायग्राम भी आप सेम बनाएंगे, सिर्फ वहाँ पे आपने बैलेंसिंग डिफरेंट कर लेनी है। तो अब आपने इनकी आरएफ वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। कलरिंग तो आ गई, अब आपने क्या करना है आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू ये जो सारी सपोज रीडिंग मैंने आपके सामने लिख दी है ये इनकी आरएफ वैल्यूज हैं। इसी तरह इन आरएफ वैल्यू से आप पता चला लेंगे कि ये सेकंड ए ग्रुप है। इसी तरह अब सेकंड बी ग्रुप जो है जिसमें AS आ जाता है, SB आ जाता है और SN आ जाते हैं, इनके जो है वो आपने आर्सेनाइड लेने होते हैं, और ये जो है इनका सॉल्वेंट ये एसिटल एसीटेट हम आपने जो है वो इस्तेमाल करना 25 जो है वो एसीटोन के सोल्यूशन में। यहाँ पे H2S सैचुरेटेड वाटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आपने लोकेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करना है। ये इनके जो है वो डिफरेंट कलर्स हैं। प्रोसीजर बिल्कुल पीछे की तरह सेम है, ये बस आपकी सहूलत के लिए ताकि आपको जो है ना वो 3-4 या मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिकल ना करना पड़े, बल्कि एक ही प्रैक्टिकल से मैंने कोशिश की है कि आप सबको ये चारों के चारों रेडिकल की पहचान करवा सकूं। इसी तरह से ये ग्रुप 3 वाले में आपने करना है जिसमें है Fe आयरन आता है, क्रोमियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, ये आपके सामने सारा डाटा लिखा हुआ है, और ये इनकी जो है वो सारी आरएफ वैल्यू जो है वो कैलकुलेट है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब में